गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हूं नेहा पटेल। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 यानी कि कक्षा 6 का पाठक्रम 4 वस्तुओं के शेष समूह बनाना साइंस का है ना। ये साइंस है, वस्तुओं के समूह बनाना। हमारे चारों ओर की वस्तुएं, हमने देखा कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है, भिन्नता है, यानी कि अलग अलग है। हम स्थान यानी कि जगह पर इसी प्रकार की विविधता यानी कि भिन्नता वाली अनेक वस्तुएं, बहुत सारी वस्तुएं, चीजें होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियां, बैलगाड़ियां, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियां, रंग, रंग का मतलब वर्ड, तथा गुण यानी कि भिन्न भिन्न होते हैं। जो गुण है उनके रंग अलग अलग हो गए, गुण भी हो गए भिन्न भिन्न, है ना। अपने चारों ओर देखिए तथा गोला आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो जाते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें तो इसमें सेब, संतरे तथा घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दे रहे हैं जिन्हें खाया जा सकता है, तब हम इस सूची में उन सभी मदों यानी कि वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हमने अध्याय 1 में यानी कि पार्ट नंबर 1 में सारणी 1.1 या फिर 1.2 में और 1.3 में भी सूचीबद्ध किया था। यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उनमें से कुछ वस्तुएं इस समूह में भी सम्मिलित हो। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टियां, लंच बॉक्स, उसके बाद खिलौने, जलपात्र, पाइप, नलियां तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं को समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपर्युक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूहों में उनकी आकृतियों तथा जिन पदार्थ से वे बने हैं उन पदार्थों के आधार पर बांटा गया है। बात करते हैं हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। इससे आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं। आप अगर विचार कर सकते हैं तो मुझे कमेंट में बताना। अब बात करते हैं हम क्रियाकलाप की। आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सकते हैं उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं। हम बात करते हैं हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। मृदा का मतलब मिट्टी, पंख का मतलब पंखा, पंख जो चिड़ियों के पंख होते हैं उन पंखों की बात हो रही है। कागज आपको पता ही है। रुई यानी कि कॉटन जो पेड़ों से उगती है। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं? अगर है तो कमेंट में बताना। अब क्रियाकलाप एक ही पढ़ेंगे। आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है तथा कुछ वस्तुएं कक्षा में, कमरे की अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकते हैं। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? चौक होगी, पेंसिल होगी, नोटबुक होगा, रबड़ होगा, डस्टर, झाड़न, डस्टर जानते हैं जिससे झाड़ते हैं, उसके बाद में हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा, और क्या हो सकता है? बैट बल्ला, माचिस की डिब्बी, बीएसएनएल वालों को बहुत मैसेज आता है, नमक एवं आलू। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में नहीं ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें। इन संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी है। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को 2 समूहों में बांट सकते हैं। इनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी है तथा दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी है। इसी प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं की सारणी पॉइंट नंबर 4.1 में सूची बनाना है। अब ऐसा बताएंगे प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है। कोई भी वस्तु है, मान लीजिए टेबल है, वो किससे बनी है? लकड़ी से बनी है, कांच से बनी है, लकड़ी, कांच, कील से बनी है, पत्थर से बनी है, वो सब इसमें डिस्क्राइब करना है। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव है उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए लिखना एक कौतुक हो सकता है।
एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थ के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे कार्यों के पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्रों, शिक्षक तथा अभिभावकों से विचार विमर्श भी कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं क्रियाकलाप नंबर 2 की। तो वो सारणी नंबर जो 4.2 है, आपके पेज नंबर 27 में एक सारणी बनी है 4.2 में, यानी कि पार्ट नंबर 4 की दूसरी सारणी। तो इसमें कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इसके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी में कॉलम ए में जोड़ सकते हैं। अब प्रयास करके अपनी जानकारी दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी है और उन्हें कॉलम नंबर 2 में सूचीबद्ध कीजिए, यानी कि सूची बनाइए और लिखना है उसमें। इन सब सारणियों से हमें क्या पता चलता है? पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूहों में रखा। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी हुई। कई बार तो कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बनी हो सकती है और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। ये सही है। ये कैसे निश्चित किया जा सकता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए? ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं 4.2 में जो सारणी है पदार्थों के गुण क्या है। मान लीजिए कि क्या आपके कभी ये जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? क्योंकि इससे पानी टपक जाएगा। अब वो चैप्टर नंबर 3 में कपड़े के टुकड़ों के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए। किया था ना हमने? कभी कपड़े बना रहे थे, कभी रस्सी बना रहे थे, कभी कुछ बना रहे थे। अब उसे याद कीजिए और ये ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए, द्रवों मतलब कि तरल पदार्थ जो बहता है उसे द्रव बोलते हैं, बहने वाले सामान को द्रव बोलते हैं। जैसे कि तेल हो गया, पानी हो गया, कि द्रव में आता है। ठीक है, बहने वाले पदार्थ को द्रवों में रखने के लिए करते हैं। इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाए तो क्या हमारा यह कार्य काफी हास्यास्पद यानी कि हंसी मजाक वाला बन जाएगा? प्रतीत नहीं होगा क्या? यानी कि हंसी मजाक वाला प्रतीत होगा, हंसेंगे लोग हमारे ऊपर। अब चित्र नंबर 4.2 चैप्टर नंबर 4 का जो चित्र है, सारणी है 2, उसमें गिलास बनाने के लिए सारणी नहीं, एक चित्र है पेज नंबर 28 में। उसमें एक चित्र दिया हुआ है, एक लड़की ने एक कपड़े का गिलास बनाया हुआ है। गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता हो। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना चाहिए। किया जाना उस पदार्थ के गुणों का तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थों के वे सब गुण क्या हैं जो उनके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है, जैसे दिखावट के लिए पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देता है, अलग दिखाई देता है। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है, लोहा तांबे अथवा एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में पाई जाती हैं। अब विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्यूमिनियम की सीट और चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटे, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ को ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं, जो तुरंत के काटे हुए हैं वो चमकीले होते हैं। इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा द्युति देखते हैं? जैसे कि संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों को के साथ कर सकते हैं, करिए। अब
कीजिए तथा द्वितीवान तथा द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से रगड़ कर ये देख सकते हैं कि वे द्युतिवान है अथवा नहीं, चमकीला है या नहीं है। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है वे प्रायः धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं और द्युतिहीन निष्प्रभ दिखाई देने लगती हैं। ऐसा उन पर वायु यानी हवा तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण भी होता है। जब किसी पदार्थ में हवा या क्या बोलते हैं पानी लगते हैं, तो जब ये अभिक्रियाएं होती है, जब एक दूसरे के टच में जाते हैं तो एक क्रिया होती है, दैट इज अभिक्रिया। तब ये ऐसा होता है कि वो चमकना बंद कर देती है। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही द्युति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और ये देखें कि इनमें द्युति है अथवा नहीं है। कठोरता, जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना, संपीड़ित करना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए तथा इसे लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोचा जा सकता है कि वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है वो कठोर पदार्थ कहलाते हैं। जिन पदार्थों में ऐसे खरोच दिया जाता है और वहां पे खरोच बन जाए वो कोमल होते हैं, जिनमें खरोच ना बने वो कठोर पदार्थ होते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है, जबकि लकड़ी कठोर है। दिखावट के पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे द्वितीय कठोरता, रुक्ष, खुरदरा अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ का दिखावट का वर्णन करते हैं? जैसे लिलबिला। लिलबिला का मतलब होता है चिपकने वाला। कई पदार्थ लिलबिला होता है लेकिन चिपकता नहीं है, ऐसे भी होते हैं, है ना। अब हम एक्टिविटी 4 में एक विलेय और अविलेय पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कुछ ठोस पदार्थों जैसे चीनी, नमक, चाक पाउडर, बालू, रेत अथवा लकड़ी के बुरादे को नमूने एकत्र कीजिए। अब कांच के 5 गिलास लीजिए। प्रत्येक गिलास में लगभग 2 से 3 भाग में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक तथा इसी प्रकार सभी गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाइए। प्रत्येक गिलास की अंतर्वस्तु को चम्मच से विलोड़ित यानी कि ऐसे मिलाना होगा, है ना, कीजिए। धीरे धीरे हिलाइए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, प्रेक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। अपने प्रेक्षणों को सारणी के अनुसार दर्शाए हुए कुछ नोट कीजिए। मान लीजिए कुछ हमने एक सारणी बनाई, पेज नंबर 4 की तीसरी सारणी, ठीक है। उसमें विभिन्न ठोस पदार्थों को जल में मिश्रित किया जाता है। अब इसमें क्या लुप्त हुआ है क्या नहीं, यानी कि क्या घुल गया है और क्या नहीं घुला है। तो पदार्थ यानी कि नमक ले लिया, एक तरफ जल में पूरी तरह लुप्त हो जाता है, दूसरी तरफ चीनी भी जल में पूरी तरह लुप्त हो जाती है, लेकिन बालू लुप्त नहीं होती, नीचे जमीन पे तले पे बैठ जाती है। चॉक पाउडर वो भी नीचे जमीन पे बैठ जाएगा जाके। इसका लकड़ी का बुरादा वो तो ऊपर उतरा जाएगा, वो नीचे जमीन के तले पे नहीं बैठेगा, वो पानी के ऊपर उतराने लगेगा। अब आप ये पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूरी तरह लुप्त हो गए, अर्थात घुल गए, विलीन हो गए हैं। हम यही कहते हैं कि पदार्थ जल में विलय है। जो पदार्थ जल में घुल जाए, दिखाई न दे, उसे हम विलय बोलते हैं। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफी समय तक गिलास में विलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते, वे पदार्थ जल में अविलेय हैं। चूंकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के कार्यों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव में भी जल में विलीन हो जाते हैं? बहुत सारी चीजें होती है जो द्रव में जल में विलीन हो जाती है। अब जैसे तेल हो गया, ये विलीन नहीं होगा क्योंकि ये ऊपर चमकेगा, मिल तो जाएगा क्योंकि वो भी द्रव है और वो भी द्रव है, मिल जाएगा लेकिन ऊपर उतराएगा, चमकेगा। तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम नजर ना आए। बात करेंगे सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्र कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए और भली भांति विलोड़ित कीजिए कि 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। प्रेक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है, नहीं होगा। कुछ द्रव जल में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं जबकि कुछ नहीं होते हैं।
जिससे जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराएं, करते रहिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.4 में देखिए। ये 4.4 में मैंने सारणी बनवाई थी। हम ये देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते हैं और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथकता परत बना लेते हैं। यानी कि मान लीजिए तेल को मैंने पानी में डाल दिया, जब तेल को मैंने पानी में डाल दिया तो कुछ टाइम के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ दिया, तो क्या करेंगे, वो एक अपनी परत बना लेंगे ऊपर, क्योंकि वो वहां पे विलय तो नहीं होगा उस विलयन में। कुछ गैसें जल में विलय हैं जो कि अन्य नहीं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से जल बनता है। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ संपर्क में आते हैं तो जब जल बन जाता है तो वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में विलीन हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतु एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वस्तुएं जल के में तैर अथवा डूब सकती हैं। क्रियाकलाप 4 में करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में विलय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी आपने द्रवों के साथ ऐसा ही देखा होगा। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए वे जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगते थे, अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए थे। क्या यह सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां, वे कंकड़ जो आप किसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है? पूछो, यानी कि समझो। ये चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5 उदाहरण दें। अन्य द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार का परीक्षण करेंगे, ये आपको खुद से करना होगा, फिर आप मुझे बताएंगे। उसके बाद में आप दूसरा देखते हैं, पारदर्शिता। पारदर्शिता देखना होगा। पारदर्शिता का मतलब होता है एक पार से दूसरी पार देख पाना, जैसे उसे पारदर्शिता बोलते हैं। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा, लुक्की लैया। अब उन स्थानों के बारे में विचार कीजिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई ना दे। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शिता कहते हैं। कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। प्रायः दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयां तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं ताकि खरीदार इन चीजों को आसानी से देख सके। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। आप यह नहीं बता सकते हैं कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी, गत्ता तथा धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। क्या अब हम यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों एवं वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी में सामूहिक करते हैं? कागज की एक शीट लेना है और इससे होकर किसी प्रदीप बल्ब को देखिए। इस संबंध में आपने प्रेक्षण नोट कीजिए। ये कागज की शीट के बीच में 2 से 3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज के इस भाग से जहां तेल फैला है, प्रदीप बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। आप क्या देखते हैं कि आप ये पाते हैं कि सब बल्ब में हमें पहले की अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। परंतु क्या आप इस चिकने कागज के से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख सकते हैं? नहीं, कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी कहते हैं। जिन पदार्थों से उधर का देखा जा सकता है लेकिन बिल्कुल क्लियर नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी कह सकते हैं। जिन्हें बिल्कुल क्लियर देखा जाता है उन्हें पारदर्शी बोलते हैं, और जिसमें देखा ही नहीं जा सकता उसको पारदर्शी बोलते हैं। अब कागज पर लगे उस पहली डब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण करने में किया था। यह भी पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरणों पर सोच विचार कर सकते हैं? बिल्कुल करिए। अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी के रूप में समूह में बांट सकते हैं।
पहले किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देते हैं। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली की दूसरी ओर का परीक्षण कीजिए। क्या यह जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है, पारदर्शी है अथवा पारभासी है? ये अपारदर्शी है। अब बात करेंगे, हमने यह सीख लिया है कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है, अलग अलग दिखावट होती है तथा इसके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी भी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों की समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। हमें पदार्थों के समूहों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हों। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से इनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पंसारी, पंसारी का मतलब जहां सारा सामान मिलता है, प्रायः सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को एक अन्य स्थान पर, जबकि अनाज तथा दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करते हैं। इस प्रकार के समूहन को लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूहों में बांटकर इनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम थोड़ा सा जब ऊपरी कक्षाओं में जाएंगे, 8 में, 7 में, 12 में, 15 में, तब पढ़ेंगे। 15 तो नहीं होता, 12 होता है, तब पढ़ेंगे। अब कठोर, जो कि जिस पदार्थ को में खरोंचा ना जा सके, जिसका आकार चेंज ना किया जा सके, उसे हम कठोर बोलते हैं। अविलेय, जो पानी में आसानी से नहीं घुलता, मतलब घुलता ही नहीं, उसे अविलेय बोलते हैं। द्युतिमान यानी कि चमकीला पदार्थ, पदार्थ का मतलब होता है किसी भी, मान लीजिए लोहा हो गया, ये धातु में आता है। पदार्थ का मतलब लिलबिला हो गया या फिर चिकना हो गया, उसके बाद में खुरदरा हो गया, ये सारे पदार्थ हैं। धातु में आते हैं लोहा, स्टील, चांदी, कॉपर, सोना, तांबा, ये सब आता है। उसके बाद में अपारदर्शी, जिससे हम एक से दूसरे पार ना देख सकें। रुक्ष यानी कि खुरदरा होता है। विलेय का मतलब पानी में घुल जाने वाला, आसानी से विलेय है। पारभासी का मतलब होता है दिखाई देना लेकिन स्पष्ट रूप से ना दिखाई देना। पारदर्शी का मतलब होता है इस पार से उस पार का पूरा साफ दिखाई देना, पारदर्शी। अब इस पाठ का जो सारांश है, हमारे चारों ओर वस्तुएं अनेक प्रकार की पदार्थों से बनी हो। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को लेकर वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है अथवा इसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट पे चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते। कुछ खुरदरे होते हैं तो कुछ अन्य चिकने, मसूड़। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तो कुछ अन्य कोमल लगते हैं। कुछ पदार्थ जल में विलेय होते हैं जबकि कुछ अन्य अविलेय होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होता है तथा कुछ अन्य जैसे लकड़ी एवं धातुएं अपारदर्शी होते हैं। कुछ पदार्थ पारभासी कहलाते हैं। पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा जाता है। वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ सामूहिक किया जाता है। अब अभ्यास कीजिए कि लकड़ी से बनाई जाने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए कि लकड़ी से क्या क्या बनता है। मान लीजिए मेज बन गया, कुर्सी बन गया, तखत बन गया, दरवाजा बन गया, और क्या बन सकता है बताओ। पहले के जो पुराना जमाना था उसमें लकड़ी के बर्तन होते, जैसे चम्मच हो गया, चमची हो गई, ये सारी बर्तन भी, सब्जी परोसने के लिए चम्मच जो यूज होता है, कड़छी, ये सारे बर्तन लकड़ी के बनते थे पहले। अब दूसरा है कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच, सूती कमीज में चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। कांच की प्याली चमकदार होगी, प्लास्टिक का खिलौना होगा साइन वाला लेकिन इतना साइन नहीं होगा, स्टील का चम्मच साइन होगा, सूती कमीज में नहीं होगा। निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिन्हें उन्हें बनाया जा सकता है। याद रखिए कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से भी मिलकर बनाई जा सकती है तथा किसी में दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत ही वस्तुओं को बनाने में भी किया जा सकता है। जैसे कि पदार्थ में दिया है वस्तु तथा दूसरी तरफ दिया हुआ है, सॉरी, एक तरफ वस्तुएं दी हुई है, दूसरी तरफ दिया हुआ है पदार्थ। वस्तु में है पुस्तक, पदार्थ लकड़ी से बनता है, गिलास कांच का बनता है, कुर्सी लकड़ी से बनती है, पुस्तक कागज से बनती है, खिलौना प्लास्टिक का बनता है, जूते चमड़ा सा बनता है, जूता जो होता है चमड़ा का होता है।
तो आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गया। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, वो भी पढ़ेंगे कल।